अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जानते हैं कि आजकल ईईए एक्सटेंड फैमिली मेम्बर्स के केसेस बहुत बड़ी तादाद में रिफ्यूज़ हो रहे हैं। असल में 30 दिसंबर 2020 इस कैटेगरी के तहत अप्लाई करने की लास्ट डेट थी, जिसकी वजह से काफ़ी एप्लीकेंट्स सही तरीके से होम ऑफिस की रिक्वायरमेंट्स को पूरे किए बगैर अपना केस सबमिट कर दिया और इसका रिज़ल्ट अब रिफ्यूज़ल की शक्ल में आ रहा है। देखिए, हर केस में रिफ्यूज़ल की डिफरेंट रीज़न्स होती हैं। हम बात करेंगे जनरली एक्सटेंड फैमिली मेम्बर्स अपील्स में क्या इश्यूज़ रेज़ हो रहे हैं। अगर आप सिर्फ इन 4 पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं तो आपकी अपील विन होने के 100% चांसेस हैं। देखिए, दिसंबर से पहले जिसने भी एप्लीकेशन सबमिट की थी तो उन्होंने ईईए रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली अपनी एप्लीकेशन सबमिट की थी। तो आपने सिर्फ ये 4 चीज़ों का खास ख्याल रखना है। पहला है कि मेन स्पॉन्सर, आपका स्पॉन्सर यूके में है, और नंबर 2, आपने डेट बतानी है कि आपका स्पॉन्सर यूके में कब शिफ्ट हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका स्पॉन्सर मार्च 2020 में यूके आया, इट्स मीन आपके स्पॉन्सर को यूके में आए ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है। तो हमें अब 2 पॉइंट्स को फोकस करना है कि एक, हमारा स्पॉन्सर यूके में है, और सेकंड थिंग कि वो स्पॉन्सर यूके में कौन सी तारीख को शिफ्ट हुआ। ये डेट एक्सटेंड फैमिली मेम्बर्स के केसेस में बहुत मायने रखती है, जो कि अक्सर एप्लीकेंट्स और इवन के वीज़ा एडवाइज़र्स भी नहीं जानते। देखिए, जब हमें ये पता चल जाएगा कि स्पॉन्सर यूके कब आया था, तो अब हमने थर्ड पॉइंट पर जाते हैं कि हमने अब ये प्रूव करना है कि स्पॉन्सर यूके आने से पहले एप्लीकेंट का मेंबर ऑफ हाउस होल्ड था। यानी स्पॉन्सर और एप्लीकेंट दोनों एक ही कंट्री में और एक ही घर में रह रहे थे। देखिए, रिलेशनशिप प्रूव करना आसान है, लेकिन मेंबर ऑफ हाउस होल्ड प्रूव करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर तो स्पॉन्सर किसी यूरोपियन कंट्री से यूके शिफ्ट हुआ है और एप्लीकेंट अभी उसी यूरोपियन कंट्री और उसी घर में रह रहा है, तो मेंबर ऑफ हाउस होल्ड ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता है। स्पॉन्सर यूके में है लेकिन एप्लीकेंट किसी यूरोपियन कंट्री की बजाय स्पॉन्सर के होम टाउन में रह रहा है, यानी ओरिजिन कंट्री मसलन इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश वगैरह में, तो फिर ये प्रूव करना होता है कि आप स्पॉन्सर पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी से मुराद है कि एप्लीकेंट का जो मंथली एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो खुद से पूरा नहीं कर पा रहा, तो स्पॉन्सर उसको रेगुलर सपोर्ट कर रहा है। और ये बात भी जहन में रखें कि कोर्ट ने ये फैसला किया है कि अगर आपकी एक दफ़ा डिपेंडेंसी एस्टैब्लिश हो जाए तो फिर इसमें किसी भी किस्म का गैप नहीं होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट जिस पर काफ़ी रिफ्यूज़ल्स देखने को आते हैं वो है बेनिफिट्स। देखें, ये एक टेक्निकल चीज़ है। जब आप अप्लाई करते हैं तो ये आप होम ऑफिस को बताएं कि आपने एप्लीकेंट को इस मुल्क में बुलाकर मेंबर ऑफ हाउस होल्ड बनाना है या अपना डिपेंडेंट बनाना है। देखिए, अगर आप बेनिफिट्स ले भी रहे हैं तो ये होम ऑफिस को आप डिटेल्स दें कि मैं बेनिफिट्स ले रहा हूं, तब भी मैं एप्लीकेंट को मेंटेन कर सकता हूं। ये मेरे मेंबर ऑफ हाउस होल्ड बनेंगे, मेरी इनकम या बेनिफिट्स से इसका कोई भी कंसर्न नहीं। वो इंडिविजुअली तौर पर अपने आप को यूके में सर्वाइव कर सकते हैं। चूँकि बेनिफिट्स की वजह से बहुत से रिफ्यूज़ल्स देखने को आ रहे हैं, और इंशाल्लाह इस एलिगेशन के हवाले से एक डिटेल्स के साथ वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ इसी टॉपिक को कवर किया जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा।